हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे कोरियन वॉर के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जून 2020 को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो वॉर हुई थी उससे पूरे 70 साल हो चुके हैं। यानी कि ये वॉर हुई थी 1950 में। हमारे इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि इंडिया का कोई भी इसमें मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं था। बट हमने एज अ मॉरल सपोर्ट अपनी कुछ मेडिकल यूनिट्स वगैरह भेजी थी, क्योंकि हमारा इंडिया का इसमें कोई भी जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैप देख लिए, क्योंकि जब आज तो ये दोनों देश अलग अलग हैं। पहले ये पूरा कोरियन पेनिनसुला हुआ करता था। पेनिनसुला आपको पता ही होगा, जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि ये सी ऑफ जापान से घिरा हुआ है, येलो सी, ठीक है ना, इससे घिरा हुआ है। इससे हमारा इंडिया भी एक पेनिनसुला कंट्री है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर टच होते हैं चाइना से, साउथ कोरिया से, और जो छोटा सा बॉर्डर इसका रशिया से भी टच होता है। तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है जापान। तो आगे बात करते हैं। जब रशिया और जापान वॉर चल रही थी 1905 में, तब किसी को नहीं लग रहा था कि जो जापान छोटा सा देश रशिया को हरा देगा, जो कि रशिया के पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी थी। बट हुआ इसके उल्ट। जापान ने रशिया को हरा दिया, और जो कोरियन पेनिनसुला था जापान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। एक्चुअली जापान की प्रॉब्लम क्या थी कि जापान जो यहाँ पर है, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। यहाँ पे अर्थक्वेक वोल्केनोस वगैरह काफ़ी आते रहते हैं, और जापान के पास एग्रीकल्चर करने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी। इसलिए जापान ने सोचा क्यों ना अपने आगे बढ़कर और देश की ज़मीन को हथियाया जाए। इसलिए जापान यहाँ पे कोरियन पेनिनसुला में आ गया। अब ये कोरियन पेनिनसुला में आके एग्रीकल्चर करने लगा। जापान यहाँ पर 1945 तक रहा। तो आगे देखते हैं कि 1945 में क्या हुआ था। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब जापान, जर्मनी और इटली एक तरफ हो गए और बाकी के राष्ट्र एक तरफ हो गए। पहले लग रहा था कि जापान जीतेगा। जापान तो हमारे म्यांमार बर्मा बॉर्डर तक भी आ गया था, बट फिर धीरे धीरे यूएस ने उसे सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। जब जापान हारने लगा तब भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। फिर यूएस ने 6 अगस्त 1945 को उसके शहर में बम फेंका गया, यानी कि न्यूक्लियर बम फेंका गया लिटिल बॉय के नाम पे। जब तब भी नहीं माना, तब 9 अगस्त 1945 को फिर से एक न्यूक्लियर बम फेंका गया, जिसका नाम था फैट बॉय, हिरोशिमा और नागासाकी के, आपको पता ही होगा। फिर जब इसमें काफ़ी तबाही हुई, तब जाकर जापान ने सरेंडर किया। और अब जो बचा हिस्सा, यानी कि जो जापान ने ज़मीनें कब्जा रखी थी, अब उन्हें बांटने की बारी आ गई। तो जीते राष्ट्र कौन थे? वर्ल्ड वॉर 2 में जीता था यूएस, जीता था सोवियत संघ उस टाइम का, जो रशिया था हमारा आज का रशिया है, और ब्रिटेन जिसका कि कभी सूरज नहीं ढलता था, वो इस वॉर में जीत तो गया, बट उसका काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए उसे इसमें गिना ही नहीं गया। तो बच गए 2 राष्ट्र, यूएसए और रशिया। रशिया ने जो 1905 में जो लड़ाई हुई थी, जो जापान से हारा था, उसका बदला लेने के लिए रशिया ने अपनी जो सेना थी वो मंचूरिया तक पहुंचा दी, और जो नॉर्थ कोरिया था अपने कब्जे में ले लिया। बट जो यूएसए था वो चाहता था कि जो पूरा कोरियन पेनिनसुला है उसमें क्या हो जाए, कि उसमें इलेक्शन हो जाए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए और इलेक्शंस कराए जाएं। बट रशिया ऐसा नहीं चाहता था। आपको पता ही होगा, ये यूएस है और रशिया है, यूएसए में तो चलती है विचारधारा कैपिटलिस्ट की, यानी कि पूंजीवादी की, और रशिया में चलती है कम्युनिस्ट विचारधारा, यानी कि समाजवादी की। तो रशिया तो चाहता था कि वहाँ पर कम्युनिस्ट फैले, और यूएसए चाहता था कि कैपिटलिस्ट फैले। इसलिए जो कोरियन पेनिनसुला था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और जो ये रेखा थी बीच में, इसे बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन। तो जो नॉर्थ कोरिया था ये तो चला गया रशिया के पास, और साउथ कोरिया चला गया यूएसए के पास, यानी कि इसे इनडायरेक्टली यूएसए ही कंट्रोल कर रहा था और नॉर्थ कोरिया को रशिया ही कंट्रोल कर रहा था। तो फिर आगे क्या हुआ कि जो 38th पैरेलल लाइन थी वो तो फॉर्म कर दी गई, बट जो नॉर्थ कोरिया था 1950 में आके उसने सोचा कि क्यों ना जो साउथ कोरिया है उस पर वॉर की जाए, और जो साउथ कोरिया जो इससे अलग हो गया है उसे भी अपने साथ मिला लिया जाए। नॉर्थ कोरिया को ये यकीन था कि जो चाइना है और रशिया है वो उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा को ही फॉलो करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने 25 जून 1950 में
साउथ कोरिया में हमला कर दिया और काफ़ी उसका हिस्सा बना लिया। जब ये बात यूएसए को पता चली तो उसने बीच में यूएनए को इंटरफेयर करने के लिए कहा और यूनाइटेड नेशंस ने 21 देशों की सेना भेज दी साउथ कोरिया में और वापस से नॉर्थ कोरिया को वापस खदेड़ना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से ये वॉर चली थी 1950 से लेकर 1953 तक। ये 3 साल में वॉर हुई, काफ़ी दोनों देशों का नुकसान हुआ, काफ़ी तरह डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ। बट हुआ क्या कि उस टाइम पे जो 1953 में वॉर तो ख़त्म होगी, यानी कि सीज़ फायर तो हो गया, बट कोई भी अभी तक वहाँ पे ट्रीटी साइन नहीं की जा सकी, यानी कि कोई भी पीस ट्रीटी वहाँ पर नहीं है। दोनों देशों ने माना कि जो उनकी बॉर्डर है उससे 2-2 किलोमीटर तक डीमिलिटराइज जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि जहाँ पर 2-2 किलोमीटर तक दोनों बॉर्डर की तरफ कोई भी सेना नहीं रहेगी। बट अभी तक भी कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं की गई है, यानी कि अभी भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ है और हमेशा ही दोनों देशों के बीच क्लैशेस होते रहते हैं और डर लगा रहता है कि कहीं दोबारा फिर से वॉर ना छिड़ जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को आपको पता ही होगा कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, यानी कि वो किम जोंग उनका वो राज चलता है। ये आज तक की सर्वाइव्ड है। अब हम अगर आज की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आज के रिश्ते कैसे हैं, वो भी बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि जो साउथ कोरिया है उसमें एक तरह का बैलून प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, यानी कि इस तरीके के बड़े बड़े बैलून्स साउथ कोरिया अपने बॉर्डर पे छोड़ता है, यानी कि साउथ कोरिया के लोग अपने बॉर्डर पे छोड़ते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े बैलून्स बना के, और उसमें जो नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें लिखी जाती हैं। और नॉर्थ कोरिया है जो कि डिक्टेटरशिप में चल रहा है, किम जोंग जुंग के बारे में भी काफ़ी बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आपको पता ही होगा कि बैन है, वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को अवगत कराया जाता है कि आपके देश में तो कुछ भी नहीं, आपको देश के बारे में पता ही नहीं, बाकी दुनिया के बारे में क्या चल रहा है, जिससे कि नॉर्थ कोरिया काफ़ी चिढ़ता है और वो साउथ कोरिया से बोलता है कि इस तरीके के ये बैलून्स वगैरह हमारे देश में आने बंद किए जाए। ये बॉर्डर पे छोड़ते हैं और ये उड़कर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में चले जाते हैं, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से बिल्कुल कम्युनिकेशन समाप्त कर दिया है। इन दोनों देशों के बीच में हॉटलाइंस थी। हॉटलाइंस क्या होती हैं, एक तरह का टेलीफोन समझ लीजिए आप, यानी कि अगर दो देशों में कुछ भी बात होगी तो वो हॉटलाइन पे ही बात होगी। अगर कोई सेना मिलिट्री एक्सेस कर रही है तो पूछेगी कि पहले आप कर क्या रहे हो, इसलिए जो नॉर्थ कोरिया था उन्होंने कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया गया है। तब से ये इस तरीके का ही चल रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माय टेलीग्राम लिंक। थैंक यू।